एनआईए की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में छापेमारी जारी। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने मारा छापा। तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 10 से अधिक राज्यों में चल रही है छापेमारी। पीएफआई के शीर्ष नेताओं सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने की खबर। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में होगी सुनवाई शुरू। अदालत में आज शुरू होगा ट्रायल। मुस्लिम पक्ष ने मांगा था 8 सप्ताह का समय। 12 सितंबर को अदालत ने मामले की सुनवाई करने का सुनाया था फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुवाहाटी के दौरे पर लोकमंथन 2022 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में हैं मौजूद। महाराष्ट्र के बारामती के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा संगठन को मजबूत करने के लिए जुटें। केंद्रीय योजनाओं के खिलाफ अफवाह को दूर करें। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार 0.75% बढ़ाई ब्याज दर। फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पावेल ने वृद्धि को बताया उचित। अमेरिका में महंगाई दर बनी हुई है उच्चतम स्तर पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। बैठक में एनएसए, गृह सचिव, डीजी एनआईए सहित आला अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी हो रही है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापे मारे हैं। बीते कुछ दिनों में एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। एनआईए ने केरल में एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया में एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां केरल में लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आज तड़के की गई कार्रवाई में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि एनआईए के साथ इस छापेमारी में ईडी की एक टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियों के रडार पर पीएफआई के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कई सारे राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। टेरर फंडिंग और इसके अलावा पीएफआई जिस तरीके से ट्रेनिंग कैंप चलाकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, लोगों को आतंकवादी संगठन में शामिल करने में लगा हुआ है और इसके साथ साथ ही वो 2 वर्गों के बीच भेद बढ़ाने में लगातार कार्रवाई कर रहा है। और यही कारण है कि एनआईए उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार कई सारे लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अगर आप देखें तो 18 सितंबर को भी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और 23 जगह छापेमारी की कार्रवाई की थी, जिसमें एनआईए को ये निकल कर आया था कि टेरर फंडिंग के लिए पीएफआई लगातार काम कर रहा है और वो कराटे प्रशिक्षण केंद्र चलाकर वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगा है। इससे पहले भी अगर आप देखें कि एनआईए
देश में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रही है। टेरर फंडिंग पर चाहे नकेल कसने की बात हो, इसके अलावा नार्को टेरर पर भी आतंकवादियों को जिस तरीके से नशे का पैसा पहुंचता था, एनआईए ने उस पर लगाम लगाई थी। और इसके साथ साथ ही आतंकवादी और गैंगस्टरों के बीच जो संगठन आगे बढ़ रहा था, उसको भी तोड़ने में एनआईए कामयाब रही है। और अब एनआईए पीएफआई से जुड़े उन ट्रेनिंग कैंपों पर लगातार कार्रवाई कर रही है जो आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने का काम कर रहे थे। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इस छापेमारी के दौरान एनआईए दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। छापेमारी की कार्रवाई के बाद दिल्ली में एनआईए का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर भी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि एनआईए की जो छापेमारी हुई है उसमें दिल्ली में भी 2-3 लोकेशन है जहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो पहुंची थी, जिसमें शाहीन बाग है और इसके अलावा जो गाजीपुर मंडी है उस पर वहाँ पर भी एनआईए की जो टीम है वो पहुंची थी और वहाँ छापेमारी की कार्रवाई की। उसी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस को बढ़ाया गया है और ये मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है वो एनआईए का हेडक्वार्टर है। और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो और इसके अलावा जो पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि छापेमारी की कार्रवाई के समय यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात की गई है, ताकि एनआईए हेडक्वार्टर के सामने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य जुड़ रहे हैं। नीरज के पास सबसे पहले चलते हैं। नीरज, सवेरे तड़के से ये कार्रवाई शुरू हुई है और काफ़ी बड़ी ये कार्रवाई है जो एनआईए जिस तरह से कई राज्यों में छापेमारी कर रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब दिन के 12 बज चुका है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये कार्रवाई अभी भी कई सारे राज्यों में लगातार चल रही है चंद्रशेखर। और जो इनपुट हमें एनआईए की तरफ से मिल रहा है उसके अनुसार जो अलग अलग राज्यों में जहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है वहां पर जो पीएफआई संगठन से जुड़े उनके प्रमुख हैं उन सबको हिरासत में लिया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कई जगह जो पीएफआई है उसके जो ऑफिस थे उनको सील किया गया है। दिल्ली में भी जो इसका ऑफिस है पीएफआई का उसको सील किया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर ये न केवल कार्रवाई हुई बल्कि कार्रवाई लगातार अभी भी चल रही है। कई सारे जो पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको एनआईए ने हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि एनआईए ने इससे पहले जहां छापेमारी की कार्रवाई की थी कई सारे इनपुट एनआईए को मिले थे। उसी के आधार पर एनआईए ने ये पैन इंडिया छापेमारी की कार्रवाई की है, जहां उत्तर से लेकर दक्षिण तक और असम तक एनआईए की टीम ईडी के अधिकारियों के साथ पहुंची है और छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पैसा विदेशों से यहाँ पहुँच रहा था उस ट्रेल को ईडी ने सबसे पहले पकड़ा था और उसी के बाद एनआईए से वो इनपुट साझा किया गया। एनआईए ने इससे पहले जो छापेमारी की कार्रवाई की थी, जो डॉक्यूमेंट्स एनआईए को मिले थे, इसके अलावा जिन लोगों से पूछताछ एनआईए ने की थी उनसे जो जानकारी मिली थी उसको पहले वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद जब उनको लगा कि अब छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि ईडी ने इसके लिए पूरा एक डोजियर तैयार किया था जिसको एनआईए के साथ साझा किया और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से पीएफआई की कमर तोड़ने का काम एनआईए और ईडी ने आज किया है। आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। आदित्य, कई सारे राज्यों में ये छापेमारी चल रही है और मध्य प्रदेश में भी जो पिछली रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार काफ़ी अच्छा खासा नेटवर्क वहाँ पर पीएफआई ने अपना तैयार किया हुआ है। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? देखिए चंद्रशेखर, वो जो नेटवर्क था वो सिमी का जो नेटवर्क ध्वस्त किया था एनआईए ने,
जिस तरीके से सिमी अपना काम कर रहा था, उसका नेटवर्क जो ध्वस्त किया था, उसी के कुछ लोग पीएफआई के साथ जुड़ रहे थे और वो पीएफआई अब सिमी के उन लोगों के साथ अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा था। अब फिलहाल अपडेट इसमें चंद्रशेखर ये मिल रहा है कि जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें जो पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला था, उसको हिरासत में लिया है और साथ साथ अब्दुल जावेद नाम का एक शख्स था, उसके समेत 4 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं मध्य प्रदेश से। अगर देखा जाए तो ये दरअसल एनआईए को इस बात को लेकर सबूत मिल रहे थे कि जो पिछले कुछ दिनों पहले, यानी कि ये कहें कि पिछले 1 साल 6 महीने पहले से जो पहली बात तो शुरू वहां से हुआ जब राम मंदिर को लेकर धन शोधन यात्राएं शुरू हुई थी और वहां पे मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। तो वहां ये मिल रहा था, एक क्लू मिल रहा था कि पीएफआई का इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। खरगोन में पिछले दिनों एक सांप्रदायिक तनाव हुआ था, उसके पीछे भी एनआईए को इनपुट्स मिले थे कि कहीं ना कहीं पीएफआई इसके पीछे ये पूरे सांप्रदायिक तनाव फैलाने के काम कर रहा था। और आगामी दिनों में जो त्योहार आने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी पीएफआई काम कर सकता है। इस तरह के इनपुट्स लगातार एनआईए को, एटीएस को भी मिल रहे थे और राज्य की पुलिस को भी मिल रहे थे। ऐसे में ये तमाम वो जो 2 नाम मैंने आपको बताए, ये उसमें मुख्य किरदार के तौर पर नजर आ रहे थे कि ये 2 मुख्य किरदार हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। लिहाजा रात को 3 से 4 बजे के बीच में दबिश दी गई और वो इलाका था इंदौर का। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत व्यस्तम इलाका जो इंदौर की सदर बाजार और छिपा बाखल का वो मोहल्ला है जहां से इनको गिरफ्तार किया गया है दोनों को। ये दोनों लोगों के साथ में कई, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि कुछ डिवाइस मिल रहे हैं, कुछ हिसाब किताब मिले हैं। वो हिसाब किताब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछले दिनों जो गतिविधियां हुई हैं, जो पैसा इनके पास पहुंचा है, ये पहुंचा है पैसा, इस बात को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि ये कंफर्मेशन मिल रहा है। लेकिन उस पैसे का उपयोग आगामी दिनों में किस तरीके से किया जाना था, पूरी प्लानिंग किस तरीके से थी, इस पर भी कहीं ना कहीं इसके क्लूज उन दस्तावेजों में मिल रहे हैं। और इसके अलावा इससे पहले जो गतिविधियां हुई हैं, वहां पर पीएफआई किस तरीके से देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था, राज्य में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था, अब इनसे पूछताछ चल रही है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है नीरज, एनआईए की जो कार्रवाई है हम लगातार देखते रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर टेरर फंडिंग को रोकने में एनआईए की काफ़ी बड़ी वहाँ पर भूमिका रही है और उसका असर भी आज जम्मू और कश्मीर में दिख रहा है। आतंकवादियों की रीढ़ वहाँ पर टूट चुकी है और आतंकवाद बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें वहाँ पर गिन रहा है। ये जो फंडिंग है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होती है इस तरह के जो अराजक संगठन हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए। ऐसे में यहाँ पर फंडिंग को लेकर के क्या कुछ, क्योंकि ईडी की टीम भी शामिल है इसमें? देखिए बिल्कुल, फंडिंग इन जो संगठन, इस तरह के संगठन काम कर रहे हैं देश के अंदर, एक कह सकती हैं कि ज़रूरत है उनकी, क्योंकि बिना फंडिंग के ये उन लोगों को नहीं अपने साथ रख सकते जो इस तरह की गतिविधियों में लगे हैं। आपने देखा होगा कि घाटी के अंदर जो आतंकवादी संगठन जब आतंकवादियों की भर्ती करते थे तो उन्हें बड़े पैमाने पर पैसे का लालच दिया जाता था, उनके घर वालों को एक बड़ी जो रकम है वो पहुँचाई जाती थी। और ये रकम कौन पहुँचाता था? ये रकम पहुँचाते थे अलगाववादी। और अलगाववादियों तक कैसे पहुंचती थी? अलगाववादियों तक पहुंचती थी कि हवाला के मार्फत। और हवाला की मार्फत कैसे होती थी? कि शेल कंपनियां जो खाड़ी देशों में हैं, शेल कंपनियां जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जो संगठन है वो पैसा शेल कंपनियों को पहुंचाते थे। शेल कंपनियां उस पैसे को डायरेक्ट श्रीनगर नहीं भेजती थी, वो उस पैसे को पहले हिमाचल प्रदेश भेजा जाता था, उस पैसे को पहले शिमला भेजा जाता था, उस पैसे को पहले पंजाब भेजा जाता था, पंजाब से होते हुए फिर दिल्ली आता था, दिल्ली से होते हुए फिर वो श्रीनगर जाता था, ताकि जो जांच एजेंसियां हैं वो पता ना लगा पाएँ कि ये पैसा श्रीनगर में या घाटी में सीधे कहाँ से आ रहा है। तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से भेजा जाता था। उसी चैन को एनआईए ने सबसे पहले तोड़ा था और उसमें कई सारे ऐसे कारोबारी भी थे जो सीमा पार व्यापार में लगे हुए थे, जो श्रीनगर में रहते थे। इसके अलावा कई सारे अलगाववादी और ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं वो भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो उस चैन को तोड़ा था। उस चैन को तोड़ने के बाद ही वहाँ पर घाटी के अंदर पैसे की सप्लाई रुक गई और आपने देखा होगा कि किस तरह से आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। स्कूल पहले जलते थे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तमाम कंस्ट्रक्शन के काम हैं वो रुके रहते थे, घाटी के अंदर विकास नहीं होता था और तमाम आतंकवादी घटनाएं होती थी। लेकिन आज उन पर लगाम लगी है, पत्थरबाजों पर लगाम लगी है, आप कोई भी घटना आपको देखने को नहीं मिल रही। इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि इनके जो पैसे की चैन है उस पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से जो पैसा है, विदेशों से जो पैसा है वो इन तक पहुंच रहा था। सबसे पहले उस पैसे को दिल्ली मंगाया जाता था, क्योंकि पीएफआई की बात करें तो दिल्ली में ही इनका मुख्यालय है और यहाँ से वो पैसा है वो अलग अलग जो शाखाएं इनकी स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उस पैसे को वहाँ पर पहुँचाया जाता था।
वहाँ पर भी अगर किसी तरह की कोई सांप्रदायिक तनाव होता था, कहीं गड़बड़ी होती थी, स्कूल कॉलेज में किसी तरह का झगड़ा होता था, तो वहाँ पीएफआई के जो सदस्य हैं वो सक्रिय हो जाते थे। जो इनकी विंग्स हैं, स्टूडेंट विंग्स हैं, वो अपना अलग तरीके से रोल प्ले करती थी, स्टूडेंटों को भड़काने का काम है वो शुरू करती थी। जो ग्रामीण इलाके में जो इनकी महिला विंग है वो नुक्कड़ नाटकों के थ्रू जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ भड़काने का काम करती थी। तो इस तरह का ये संगठन लगातार काम कर रहा था। तो इस पूरी चेन को एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर कह सकते हैं कि उसको डिकोड किया है और उसी के बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की है। तमाम सब एनआईए के पास मौजूद हैं, ईडी ने उनको हेल्प करी है उसको लेकर, और उसी सबूत के आधार पर एनआईए ये छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। और जो हमें जानकारी मिल रही है, ज़्यादातर इनके स्टेटों पर जहाँ पीएफआई सक्रिय है, उनके जो प्रमुख हैं उन सभी को हिरासत में धीरे धीरे लिया जा रहा है। कई जगह हिरासत में ले भी लिया गया है। हमें महाराष्ट्र से खबर मिल रही है कि जो पीएफआई के प्रमुख हैं महाराष्ट्र में, उनको हिरासत में लिया है। तो बड़े पैमाने पर ये पैन इंडिया रेड है और कुछ समय तक ये रेड चलेगी और उम्मीद की जा रही है कि 100 से ज़्यादा। नीरज, मैं आदित्य से बात करूं उससे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कोई बैठक ली है इसको लेकर के? अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ऐसी जानकारी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो एनआईए के जो डीजी हैं और इसके अलावा जो सुरक्षा से संबंधित जो दूसरी एजेंसियां हैं उनके प्रमुख के साथ बैठक किया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी ये पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये मीडिया में ज़रूर खबर है कि गृह मंत्री ने एक बैठक ली है और जिसमें एनआईए के जो डीजी हैं वो भी शामिल हुए हैं। क्योंकि अगर ये बैठक हुई है तो निश्चित तौर पर जो एनआईए के डीजी हैं वो तमाम दस्तावेजों को लेकर गए होंगे। उन्होंने एक बताया होगा कि किस तरीके से पूरे पैन इंडिया में ये एनआईए की रेड चल रही है, कौन कौन से सबूत उनके पास हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चंद्रशेखर, ठीक है। नीरज हमारे साथ बने रहिए। आदित्य, ये बताइए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं और मध्य प्रदेश के जो नज़दीकी राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र भी है और दूसरे राज्य भी हैं, वहाँ पर भी ये छापेमारी चल रही है। दर्शकों के लिए हम जानना चाहते हैं कि पीएफआई कितना खतरा बना हुआ है देश के लिए, समाज के लिए। कुछ घटनाएं जो पिछले दिनों में घटी हुई हैं, उन घटनाओं को आप सामने रख करके हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए। चंद्रशेखर, यहाँ दर्शकों को अब ये समझना होगा कि देश में किसी भी तरह की गतिविधियां जब होती हैं या त्योहार आते हैं, हम देखते हैं कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस बात पर काम करता है कि कैसे देश में माहौल बिगड़े, और उस माहौल को बिगाड़ने के पीछे ये पूरा पीएफआई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। राज्य की इंटेलिजेंस को भी इस बात के सबूत मिले थे। मध्य प्रदेश सरकार की जो गृह विभाग है उसका जो इंटेलिजेंस है उसको इस बात के सबूत मिले थे पुख्ता तौर पर कि पीएफआई कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, और यही इंटेलिजेंस राज्य की पुलिस से एनआईए को भी दिए गए हैं। खरगोन में जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पिछले दिनों हुआ था, उसके पीछे का जो पूरा एक नेटवर्क निकलकर सामने आ रहा था वो यही आ रहा था कि पीएफआई कहीं ना कहीं उस पर काम कर रहा है। अब्दुल करीम बेकरी वाला वो एक प्रमुख शख्स था मध्य प्रदेश का जो लीड कर रहा था पीएफआई को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को बिगाड़ने में प्रमुख भूमिका निभा रहा था और नए लोगों को उस नेटवर्क से जोड़ रहा था, नए युवाओं को उस नेटवर्क से जोड़ रहा था। कई युवा तो ऐसे थे जिनको इस बात को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश करने की अगर बात की जाए या अलग अलग गतिविधियों में वो जो इन्वॉल्व थे, उन गतिविधियों के जरिए उनको पीएफआई से पहले जोड़ा जा रहा था, उसके बाद उनको पैसों का लालच दिया जाता था और पैसों का लालच देने के बाद उनको ये बताया जाता था कि इस तरह की गतिविधियों पर या इस तरह के एजेंडे पर अब हमको काम करना है। लिहाजा ये बेकरी वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी वहां पर हुआ करता था और उसके इनपुट्स मध्य प्रदेश राज्य के इंटेलिजेंस को भी लगातार मिले थे। तो आगामी दिनों में त्योहार थे, आगामी दिनों में कई ऐसे गतिविधियां देश में बड़े काम होने हैं जिस पर फिर हो सकता था कि इस तरह का माहौल बिगड़े जो पिछले दिनों पीएफआई बिगाड़ने की कोशिश करता आया है, ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जहां पर पीएफआई इस तरीके से काम करता था। तो साफ तौर पर यह जरूर दर्शकों को समझना चाहिए कि पीएफआई वो संगठन है जो देश में जब कोई काम हो रहा होता है, कोई बड़े निर्णय हो रहे होते हैं, वहां पर जिस तरह की गतिविधियां होती हैं जो जैसे कहें कि
असामाजिक तत्व जो है वो जिस तरीके से काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको भड़काने का काम में पीएफआई की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती थी। ऐसे में मध्य प्रदेश जो मालवा का रीजन है, मालवा का रीजन आतंकी गतिविधियों को नेटवर्क के मामले में कुख्यात रहा है, उस पर लगाम पिछले दिनों लगाई गई थी। लेकिन अब पीएफआई को ये लगता था कि वो मालवा का जो रीजन है कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, वहां से मध्य प्रदेश को इसमें विस्तारित किया जा सकता है पूरा नेटवर्क। लिहाजा पीएफआई उस पर काम कर रहा था और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर, जो राज्य सरकार को इनपुट्स थे, जो इंटेलिजेंस को इनपुट थे, जो एनआईए को इनपुट्स थे, उन्हीं के आधार पर टेरर फंडिंग की बात निकलकर सामने आई, पैसा आने की सूचनाएं मिली, ईडी उसमें इन्वॉल्व हुआ। अब एक बड़ा खुलासा हम ये कह सकते हैं कि पीएफआई के नेटवर्क को तोड़ने में एनआईए को करने में सहूलियत होगी। नीरज, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि पीएफआई के साथ साथ एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको और पीएफआई को दोनों को लिंक्ड माना जाता है। इनके नेताओं के ऊपर भी एनआईए की छापेमारी हुई है, कई सारे नेता गिरफ्तार हुए हैं और एसडीपीआई का ट्विटर हैंडल मैंने खोला हुआ है, उसमें उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, एजेंसीज का उपयोग करके आतंक फैला रही है। जब इतने सारे सबूत हैं, इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद इस तरह के रिएक्शन एसडीपीआई की ओर से आए हुए हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि एसडीपीआई और पीएफआई किस तरह से इन दोनों को समझ सकते हैं। देखिए, एसडीपीआई की अगर हम बात करें तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसके समानांतर एक ऐसा संगठन है जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। और आपने देखा होगा कि हमारे करस्पॉन्डेंट आदित्य भी बता रहे थे कि सिमी के बहुत बड़े जो संगठन से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो धीरे धीरे पीएफआई और एसपीआई ऐसे संगठनों में जुड़ते चले गए और उन्हीं के जो लिंक हैं वो लगातार मिले थे। अब चूंकि एनआईए और ईडी ने जो कार्रवाई की है, एनआईए ईडी के पास तमाम तरह के दस्तावेज हैं, उनके पास तमाम तरह के सबूत हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया साइट पर टूल किट बनाकर प्रॉपर तरीके से टारगेट किया जाता है, चाहे सरकार की किसी नीति को लेकर बात करें या सरकार के से जुड़े किसी भी संगठन की किसी नीति को लेकर बात करें, तो एक टूल किट की तरह सोशल मीडिया साइट्स पर ये पीएफआई और इससे जुड़े तमाम जो संगठन हैं जो इनके साथ मिलकर लगातार काम करते हैं, तो इस तरह की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उसके लिए बड़े पैमाने पर जो धन है वो विदेशों से इनके पास तक पहुंचता है। और तो कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं, विदेशी शक्तियां हैं जो देश की तरक्की को नहीं देखना चाहती, देश की उन्नति को नहीं देखना चाहती, देश के विकास को नहीं देखना चाहती, वो इसके पीछे एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। चाहे सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर बदनाम करने की बात हो या टारगेट करने की बात हो, देश के अंदर त्यौहार अगर कोई आते हैं वहाँ गड़बड़ी फैलाने की बात हो, या भारत का जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की बात हो, तो ये तमाम एजेंसियां मिलकर इसमें काम करती हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है। तो यही जो भूमिका इन जो संगठन है उनकी है और उनकी तमाम जो जानकारियाँ वो एनआईए के पास हैं और ईडी के पास हैं। उसी के बाद ये लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जब शाम तक ख़त्म होगी उसके बाद अगले चरण में भी एनआईए इसी तरीके से पैन इंडिया छापेमारी की कार्रवाई करेगा और जो तमाम सबूत मिलेंगे उसके बाद एनआईए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। शुक्रिया आप दोनों का, आदित्य और नीरज, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक काफ़ी सरल भाषा में पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है, पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, जैसे कि फ्रांस और तुर्की में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर किस कोर्ट में सुनवाई होगी, इसको लेकर आज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विनय कुमार को फैसला लेना है। दरअसल जमानत अर्जी पर सुनवाई पर लगी रोक के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने एससी में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विनय कुमार से कहा था कि वो ईडी की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई कर गुरुवार को ही फैसला लें। दिल्ली में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध
घाट ले जाया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार थोड़ी देर में निगमबोध घाट पर किया जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में कल निधन हो गया था। बात करते हैं यूपी की। यूपी में हो रही बारिश का कहर एक परिवार पर टूटा। इटावा में भारी बारिश की वजह से एक दीवार के गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और एक बच्चा घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चंद्रपुरा में बरसात के चलते इन बच्चों की दीवार गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक बच्चों का भाई और उनकी 75 वर्षीय दादी हादसे में घायल हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद इटावा में दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर जाकर राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने और घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी और अन्य मुस्लिम नेताओं से रूबरू हुए। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंडेकर ने बताया कि सर संघ चालक समाज में सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते रहते हैं। ये एक सतत सामान्य संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। बारामती लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कार्यकर्ताओं को कहा कि उनके दौरे को लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में ना देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि वो अपने साथ महाराष्ट्र में केंद्र की योजनाओं की स्थिति रिपोर्ट लेकर आई हैं, जो मराठी भाषा में भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को ये जानना आवश्यक है कि कौन सी योजनाएं महाविकास अघाड़ी के सरकार के दौरान यहाँ पर लंबित पड़ी रही और काम नहीं हो पाया, ताकि सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे किसी भी अफवाह या अभियान को तार्किकता से निपटा जा सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा तमिलनाडु में भाजपा कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष कल कराईकुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मदुरई में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। जेपी नड्डा कराईकुड़ी के ऐतिहासिक पिल्लयारपट्टी विनायक मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही तिरुपत्तूर में महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में आयोजित पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 9वें वार्षिक फोरम में केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन टेलीकॉम क्षेत्र को वैश्विक स्तर का बनाने का है। Prime Minister's vision on telecom is that he says telecom is a globally benchmarked industry. Telecom is not which is telecom of India is different from telecom of UK or telecom of US. Telecom is something in which always there is a global standard. Why can't we have a regulatory framework which is in tune with the global things? So we started looking at what are the issues that we are facing. The first fundamental set of reforms which Prime Minister approved in September last year was a series of structural reforms, a series of procedural reforms, and an element of removing the stress in the industry. That has gone very well. वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई होगी। आज से अदालत में ट्रायल शुरू हो सकता है। सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष में कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र देकर 8 हफ्ते का समय मांगा था। इस मामले की पोषणीयता को लेकर जिला जज की अदालत ने बीती 12 सितंबर को फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि ये मामला सुनवाई योग्य है।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार की देर रात सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्टल, चीन निर्मित ग्रेनेड और गोलियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वो लश्कर के लिए हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर बटिंगू गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। दोनों को संदिग्ध हरकत करते देख हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक पिस्टल, मैगजीन, 8 गोलियां, हैंड ग्रेनेड आदि बरामद किए गए। और यहां पर एक और ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इफ्सा की त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की मेजबानी की। विदेश मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान इफ्सा प्रक्रिया की समीक्षा की गई और इसकी गतिविधियों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों सहित दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की सराहना भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रोड मैप 2030 को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने साझेदारी को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। वहीं इंडो पैसिफिक, यूक्रेन और यूएनएससी मामलों सहित अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने यूके में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के बारे में अपनी चिंताएं साझा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बोलीविया के विदेश मंत्री रोगेलियो माइटा से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत बोलीविया विकास साझेदारी और आर्थिक संबंधों के विस्तार के बारे में बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने नॉर्वे की अपनी समकक्ष एनिकेन हुइटफेल्ड से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जारी सहयोग की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच नॉर्डिक साझेदारी, अफगानिस्तान, यूक्रेन और जलवायु पर कार्यवाही पर चर्चा हुई। यूएनजीए के तीसरे दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री उर्मास रेनसालू से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि दूतावास खुलने के बाद द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,443 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,291 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.73% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.61% दर्ज किया गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 217 करोड़ 11 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 15 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मथुरा में भारी बारिश की वजह से शहर के कई जगहों पर जलभराव हो गया। वहीं कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के कारण लोगों के घरों के बाहर पानी का सैलाब आ गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के चलते पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा जा रहा है। आज सुबह भारतीय बाजार भारी गिरावट के साथ खुले हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 392 अंक तो निफ्टी में 108 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। तो शेयर बाजार में जहां गिरावट जारी है, इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.50% की बढ़त के साथ $90.27 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-2023 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। खरीफ सीजन में
149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इनमें 104.99 मिलियन टन चावल, 35.56 मिलियन टन पोषक मोटा अनाज, रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन मक्का, 8.37 मिलियन टन दलहन, 3.89 मिलियन टन तूर और 23 मिलियन टन तिलहन की अनुमानित फसल शामिल है। वर्ष 2022-2023 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार 0.75% की वृद्धि की। फेड रिजर्व की ब्याज दर अब 3 से 3.25% के दायरे में पहुंच गई है। ये 2008 की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा ब्याज दर है। फेडरल रिजर्व के इस कदम से मध्य अवधि का कर्ज महंगा होगा, जिससे उपभोक्ता और कारोबारी कर्ज प्रभावित होंगे। साथ ही फेडरल रिजर्व ने आने वाले समय में भी ब्याज में बड़ी वृद्धि का संकेत दिया है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक ब्याज दर 4.4% और अगले वर्ष 4.6% तक पहुंच सकती है। बैंक अधिकारियों का अनुमान है कि इस वर्ष अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 0.2% की वृद्धि होगी। ये 3 माह पहले के 1.7% वृद्धि के अनुमान से काफ़ी कम है। अधिकारियों ने 2023 से 2025 तक आर्थिक वृद्धि दर 2% से कम रहने का अनुमान जताया है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने बुधवार देर रात रूस पर नए प्रतिबंध तैयार करने और कीव में हथियारों की डिलीवरी बढ़ाने पर सहमति जताई। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि पुतिन की नई घोषणा घबराहट और हताशा को दर्शाती है। यूरोपीय संघ के मंत्री अगले महीने अपनी अगली औपचारिक बैठक करेंगे और तभी नए प्रतिबंधों को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है। रूस पर नए प्रतिबंधों के अलावा मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। जोसेफ बोरेल ने प्रतिबंधों और यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के बारे में और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। रूस ने यूक्रेन में पकड़े गए 10 विदेशी कैदियों को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मध्यस्थता में कल रिहा कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों में अमेरिका, ब्रिटेन, क्रोएशिया, मोरक्को और स्वीडन के नागरिक शामिल हैं। इन कैदियों को रूस से हवाई जहाज के माध्यम से रियाद भेजा गया, जिसके बाद इन कैदियों को अपने अपने देश के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस द्वारा रिहा किए गए यूक्रेनी कमांडरों को संबोधित किया। जेलेंस्की ने टर्की से ये संबोधन किया। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। ईरानी महिला महसा आमिनी की मौत के बाद से पूरे देश में सख्त हिजाब कानून को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ईरान में कल विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के सदस्य समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कुल 7 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस हिरासत में हुई महसा आमिनी की मौत के बाद हिजाब के विरोध प्रदर्शन सबसे पहले ईरान के कुर्दिस्तान से शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन राजधानी तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में शुरू हो चुके हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ कैंटबरी में खेला गया दूसरा मुकाबला 88 रनों से जीत लिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम को इंग्लैंड की सरजमी पर 23 साल बाद वनडे सीरीज में जीत मिली है। इससे पहले भारत को 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से जीत मिली थी। मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 333 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। ये इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। हरमनप्रीत कौर ने तूफानी पारी खेलते हुए 143 रन सिर्फ 111 गेंदों पर बनाए। ये वनडे क्रिकेट में उनका 5वां शतक रहा। वो इंग्लैंड में वनडे में शतक लगाने वाली एशिया की पहली कप्तान भी बनी। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 44 ओवर 2 गेंदों में 245 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगियासी और आर प्रज्ञानानंद 12 दौर के बाद जूलियस बियर कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दूसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन 25 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं। चीन के क्वांग लिम ली 20 अंक लेकर तीसरे स्थान पर हैं।
अर्जुन के 24 और प्रज्ञानानंद के 19 अंक हैं। 19 वर्षीय अर्जुन ने तीसरे दिन की शुरुआत यूक्रेन के वेस्ली इवांचुक को हराकर की। हालांकि 10वें दौर में वो पोलैंड के जोन क्रिजेस्टोफ डूडा से हार गए। इसके बाद इसराइल के बोरिस गेलफोर्ड के खिलाफ 11वें दौर का मैच ड्रॉ खेला। 12वें दौर में अर्जुन ने अमेरिका के क्रिस्टोफर यू को हराया। वहीं 17 वर्षीय प्रज्ञानानंद ने तीसरे दिन 4 ड्रॉ बाजी खेली। एक अन्य भारतीय बी अधिबान 8 अंक के साथ 15वें स्थान पर हैं। अभी 3 दौर बाकी हैं। 16 खिलाड़ियों में से शीर्ष 8 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगे। यूएफा नेशंस लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में स्कॉटलैंड ने यूक्रेन को 3-0 से हरा दिया है। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद स्कॉटलैंड ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया। 70वें मिनट में जॉन मैकगिन स्कॉटलैंड के लिए पहला गोल उन्होंने किया। इसके बाद 80वें और 87वें मिनट में लिंडन डाइकेस ने 2 गोल कर स्कॉटिश टीम की जीत को सुनिश्चित कर दिया। यूक्रेन की ओर से कोई गोल देखने को नहीं मिला। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और आइए अब आपको हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी दे दें। हर उम्र में हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं पोषक तत्व। वृद्धावस्था में बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण की क्या उपयोगिता है और कैसे पोषण की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। पोषण का महत्व वैसे तो सभी आयु के लोगों के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण मिलना और भी आवश्यक हो जाता है। वृद्धावस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें पोषण का महत्व बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ पोषण की आवश्यकता भी अलग हो जाती है, इसलिए आहार कैसा है इस पर ध्यान देना जरूरी है। इनका आहार पे हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए और इस दौरान जो हम केयर एक छोटे बच्चे की करते हैं उसी तरह से बुजुर्ग की केयर करनी चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो कि स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड फैट का मात्रा उसी हिसाब से देते हैं जैसा कि इसे इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ती उम्र के कारण शरीर में क्षय की गति बढ़ जाती है, शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में पोषक तत्वों की कमी की संभावना बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इनके आटा जो गेहूं का यूजुअली हम यूज करते हैं उसके बजाय मल्टीग्रेन आटा इन लोगों को दिया जाए और दालों का सेवन भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें बीच बीच में यूज करें। हरी फल सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो कि ताज़ी सब्जियां हैं, सीजनल हैं और सीजनल फ्रूट्स यानी कि फल जो सीजन वाले हैं वो इनको ज़रूर देने चाहिए। इसके साथ ही में विटामिन डी और कैल्शियम का काफ़ी लंबे टाइम तक धूप में ना जाने की वजह से या कम दूध और दूध से बनी चीज़ें कम लेने की वजह से उसकी मात्रा हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। तो इनमें दूध और दही का सेवन रेगुलरली यूज किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच सके, साथ ही उन्हें सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिल सके। बढ़ती उम्र में अपने पोषण पर विशेष ध्यान दें जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो, पोषण की कमी की संभावना न हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लगन, मेहनत और हौसले से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हैं। ऐसे ही लोगों में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले की रहने वाली शाहीन अख्तर भी शामिल हैं। शाहीन राजौरी के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में अपना सिलाई कढ़ाई सेंटर चलाती हैं, लेकिन इसके साथ ही गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों को फैशन डिज़ाइनिंग में ट्रेंड करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा भी कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों के बीच हरियाली से भरपूर जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का पालमा गांव। दूर दराज क्षेत्र में बसे इस गांव में शाहीन अख्तर पिछले 9 साल से सिलाई कढ़ाई सेंटर चला रही हैं। शाहीन अख्तर पारंपरिक परिधानों के अलावा डिजाइनर ड्रेस, कुशन, रूमाल जैसी तमाम चीजें तैयार करती हैं और इसी से बच्चों की पढ़ाई और घर का पूरा खर्च चलता है। मैं इसी काम से सारा अपना खर्च कर रही हूँ, घर का भी कर रही हूँ, बच्चियों को भी पढ़ा रही हूँ।
इसी काम से ही अच्छा काम चलता है मेरा। बड़े लोग आते हैं मेरे पास काम, ड्रेस बनवाने आते हैं, ये कुशन वगैरह भी लेते हैं। बहुत सारी डिमांड आती है कुशन के लिए, ड्रेस के लिए, पसंद करते हैं लोग काम। शाहीन अपने हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर के तहत कई महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से सशक्त बना रही हैं। उनके हैंडीक्राफ्ट सेंटर में गरीब महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आगे चलकर अपना काम शुरू कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। शाहीन 25 से अधिक लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग और हस्तशिल्प में निपुण बना चुकी हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वो चाहती हैं कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों। लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि वो ऐसे घर में ना बैठें, तो निकलें, अपना कुछ काम करें, वो भी काम सीखें, काम करें, ताकि वो भी अपने बलबूते पे खड़ी हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जम्मू कश्मीर में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं को सीमित समय तक घर से बाहर रहने दिया जाता है, पर शाहीन जैसी महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के बल पर अब उन बंदिशों को तोड़ रही हैं और समाज को नई दिशा दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 की। आज आपको मिलवाते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्टार्टअप इनोक्यूल मटेरियल्स एंड एडिटिव्स प्राइवेट लिमिटेड से, जो निम्न ग्रेड अयस्कों से जूझ रहे भारतीय खनिज उद्योगों के विशाल अंतर को भर रहा है। इनोक्यूल खनिज उद्योगों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिए कई तरह के रसायनों का निर्माण कर खनिज उद्योग की मदद करता है। ये रिपोर्ट देखिए। हमेशा से ही खनिज उद्योग निम्न श्रेणी के अयस्कों से जूझता रहा है। देश में बहुत कम स्टार्टअप हैं जो खनिज उद्योग के लिए काम करते हैं। भुवनेश्वर स्थित स्टार्टअप इनोक्यूल निम्न श्रेणी के अयस्कों से जूझ रहे खनिज उद्योग के विशाल अंतर को भरने की कोशिश कर रहा है। स्टार्टअप खास रसायनों का निर्माण कर खनिज उद्योग की कई तरह से मदद करता है। 2014 में शुरू हुए स्टार्टअप इनोक्यूल की कहानी लगन, कड़ी मेहनत और बाधाओं पर काबू पाने की कहानी है। इनोक्यूल हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, तो पहला जो एजेंसी था जिसके साथ हम लोग टाई अप किए, दैट वाज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इट्स अ गवर्नमेंट रिसर्च लैब। तब एक्चुअली इन द रेगुलर फ्रेमवर्क दे जनरली डोंट कोलैबोरेट विथ स्टार्टअप्स। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली अपने रूल्स को बेंड करके स्पेशल परमिशन लेके हेड ऑफिस से हमारे साथ कोलैबोरेट किया विथ ए वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। रिसर्च फंड करने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी, तो तब एक्चुअली हमने अपना इंक्यूबेटर किट TBI के थ्रू DST सीड फंड के लिए अप्लाई किया था, विच वॉज ए सॉफ्ट लोन 35 lakhs around 7% interest, and we offered equity to the incubator also. इनोक्यूल खनिज उद्योग को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिए उन्नत किस्म के उत्पाद मुहैया कराता है, जिसमें डिस्पर्सेंट, डी-वाटरिंग, फ्लो ग्राइंडिंग में सहायक और खनिजों में सुधार लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य विशेष रसायन शामिल हैं। जब एल्यूमिना प्रोसेस होता है तभी कम से कम 1 टन एल्यूमिना से 2.7 टन का एक वेस्ट जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड मड। उसी रेड मड को कैसे वैल्यूएबल जनरेट किया जा सकता है, उसी ऊपर हम लोग एक प्रोसेस को डेवलप किए हैं, जो कि पूरा पर्यावरण अनुकूल एक प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग डेवलप किए हैं प्रोसेस को, जिससे 30% ऑफ वेस्ट को हम लोग मिनिमाइज़ कर रहे हैं। एंड देन अगेन सेम प्रोसेस में ही हम लोग जो वैल्यूएबल उसको जनरेट कर रहे हैं, उसको डिफरेंट बहुत सारा अलग प्रोसेस में हम लोग सेम एल्यूमिना के प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। पिछले 7.5 साल में इनोक्यूल ने लगातार तेजी के साथ विकास किया है। इसके संस्थापकों का मानना है कि बिना सरकार की सहायता के उनका इस मुकाम पर पहुंचना नामुमकिन था। गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट रहा है, स्पेशली जैसे 2014 के बाद ये सारा बज़ स्टार्ट हुआ, और फिर यहाँ पे स्टार्टअप उड़ीसा का काफ़ी सपोर्ट रहा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी हमें पूरा एक ग्रांट मिला है, फिर कुछ सीड फंडिंग भी मिली, और एक काफ़ी सपोर्टिव इकोसिस्टम अब क्रिएट हो गया है। और लास्ट 2-3 सालों में मैं बोलूँगी कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव इन्वायरमेंट है। फंडिंग का चैलेंज रहता है, लेकिन फिर भी अभी इतना नहीं है। डोर्स डू ओपन। माइंड तो इनका शुरू से ही बिजनेस वाला था, और जॉब इसलिए इन्होंने छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद इनकी अपनी ये सोच थी कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, इसलिए इन्होंने अपनी मेहनत से ये चेंज बदला है। हर वक्त इनका ध्यान अपने काम पर रहता है।
एक पुरानी लैब और 2 लोगों की टीम के साथ शुरुआत करने वाले स्टार्टअप के परिवार में आज 50 लोग शामिल हैं। साथ ही ओडिशा में एक विनिर्माण केंद्र और अनुसंधान के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला भी है। मिनरल प्रोसेसिंग से संबंधित सभी चुनौतियों के लिए इनोक्यूल एक गो टू कंपनी बनना चाहती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो पुरजोर कोशिश में लगी है। कैमरामैन राजेश रिकी और सहयोगी श्रीनिवास के साथ भुवनेश्वर से मैं अभिषेक महाजन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।